हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्वांट एजुकेशन। मैं हूं मोहम्मद जाफर और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द क्वांट एजुकेशन पर। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि हम सब सीखते हैं कि 2 से 13 तक के नंबर का डिविजिबिलिटी फाइंड करना, कैसे फाइंड करना है और उसमें क्या रिमाइंडर बचेगा, ये सब सीखते हैं हम। लेकिन आज मैं ऐसा रूल बताने जा रहा हूँ जो कि आप सभी को काफ़ी अच्छे से ध्यान से देखना होगा और इस चीज़ को अगर सीख लिए तो आपको कभी डिविजिबिलिटी का कोई भी रूल याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पिछली क्लास में जो मैंने बताया था वो 2 से लेकर 13 तक के जितने भी नंबर थे उनसे डिविजिबिलिटी किस किस नंबर से डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल है वो बताया था, वो एक्सप्लेन किया था। आज हम देखेंगे कि कोई भी प्राइम नंबर हो, एनी प्राइम नंबर, कोई भी अभाज्य संख्या हो, उससे हम किस तरह से भाज्यता को देखते हैं कि किस नंबर से जैसे आपको दे दिया, मैं दे देता हूं कि चलो 37 से भाज्य है या नहीं है पता करिए। तो 37 से आप इस तरह से बताएंगे। ये सारे कोई भी प्राइम नंबर हो उससे किस तरह से बता सकते हैं, उस रूल को आज समझते हैं हम इस क्लास में। हम 7 से लेकर 7, 13, 19, 7, 13, 19, 23, 29, 31, 37, 41 एंड 47, ये सारे प्राइम नंबरों का हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। मैं इसमें कुछ उदाहरण देके बता दूंगा कि किस तरह से हम किसी भी प्राइम नंबर से किस तरह से डिविजिबिलिटी फाइंड करते हैं और उस तरह से आप उस रूल को अप्लाई करके किसी भी एनी प्राइम नंबर के लिए आप निकाल सकते हैं। कोई भी प्राइम नंबर दिया हो आप फाइंड कर सकते हैं। स्पेशल केस है जिसमें हम सीखेंगे कि किसी नंबर को वो 13 से 17 से 19 से 23 से 29 से 31 से डिविजिबल है या नहीं है। मैंने 13 का डिविजिबिलिटी पहले भी ये बता चुका हूँ, लेकिन फिर यहाँ से फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे 7 भी ले लेंगे, 7 भी हम देख लेंगे। 7, 13, 17, 19, 23 एंड 29 एंड 31, इन सभी का इसके आगे भी आप देख सकते हैं। मैं इनको बता दूंगा तो आप आगे का कहीं का भी नंबर आप चेक कर सकते हैं। मैं यहीं पे कॉन्सेप्ट बता दूंगा। ये सारे प्राइम नंबर के लिए ही बता रहा हूँ, बाकी नंबर का मैं डिविजिबिलिटी नहीं बता रहा हूँ। बाकी नंबर का आराम से कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे प्राइम नंबर में जो है 13, इन सारे प्राइम नंबर का मैं बताऊंगा कि यहाँ पे डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जैसे 7 का मैंने डिविजिबिलिटी एक बताया था, मैंने नंबर लेके कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे पहले मैंने एक नंबर लिया था, 7 से डिविजिबल है क्या नहीं है, 5103, ये 7 से डिविजिबल है क्या नहीं है। हमने इसमें चेक किया था कि 3 का ग्रुप बनाया था और यहाँ से घटा दिया था, ये आ गया था 98। 3 का ग्रुप बनाया था, 103 में से 5 घटाया था और क्या आ गया था 98, और 98 7 से डिविजिबल था। इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल था। लेकिन मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, अलग तरह का कॉन्सेप्ट लेने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं करूँगा यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट जो है इसको मैं 7 के लिए बोलूँगा कि 7 में इसमें क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस बचे हुए नंबर में 5 से गुणा करके जोड़ देंगे। तो ये 510, इसमें 5 से गुणा किया मैंने, 5 से 15 और इसमें जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 525। अब फिर इसमें क्या करूँगा, 5 से गुणा करके इसमें जोड़ दूंगा, ये 25 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7। अभी इसमें 7 से डिविजिबल है क्या नहीं है, ये 7 से डिविजिबल है तो ये भी 7 से डिविजिबल होगा, और ये भी 7 से डिविजिबल है तो ये भी 7 से डिविजिबल होगा। ये नंबर, मेन नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब। तो इस तरह से कौन से संख्या के लिए हम कितने से गुणा करके जोड़ते हैं यूनिट डिजिट को, ये मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे सबका एक टेबल बना देता हूँ। 7 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करके
ऐड कर देंगे। यूनिट डिजिट को यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और 13 के लिए 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 17 के लिए 12 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। 19 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। 23 के लिए 7 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। और 29 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। और 31 को इन सब में ऐड करेंगे। ऐड के लिए बता रहा हूं। अब यहां पर जो है 28 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ये सब प्लस के लिए है। प्लस का 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे यूनिट डिजिट को, प्लस का 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे यूनिट डिजिट को, 12 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। यहाँ पे 20 से 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, और यहाँ पर 28 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत बड़ा नंबर आ गया है, इस इतने बड़े नंबर से हम नहीं कर सकते, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, इसमें इसको मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, घटा दूंगा 3। तो इसका मतलब यहाँ 3 से मैं मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। यहाँ पे ये नहीं करूँगा, यहाँ पे -3 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे 3 से 3 का मल्टीप्लाई करके क्या कर दूंगा, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। इस तरह से हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से -2 का मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 7 है, 7 में 5 का मल्टीप्लाई जोड़ने के लिए करते हैं, अगर सब्सट्रैक्ट करना है यूनिट डिजिट का 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 13 है, 13 में 4 मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो यहाँ पे मैं 13 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो 9 का मल्टीप्लाई करके इसमें सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो मैं उस डिजिट को लेता हूँ जो छोटा रहता है, इस जनरली उन डिजिट को लेता हूँ जो छोटा रहता है। ये मैंने सिर्फ प्लस के लिए उन लोगों के लिए बताया हूँ जिन लोगों को ये सब दिमाग में नहीं बैठता है और नहीं समझ में आता है, तो वो इस लाइन को याद कर ले, इस तरह से लिख ले कि 7 में 5 का होता है, 13 में 4 का में ऐड करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करके ऐड, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई। लेकिन जिन बच्चों को समझ में आता है उनके लिए मैं एक शॉर्ट मेथड भी बता रहा हूँ, कैसे ये नंबर किस तरह से, किस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करके क्यों सब्सट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखें। 7 के लिए मैं बताता हूँ। 7 के लिए ऐसा नंबर, 7 का टेबल में ऐसा नंबर को हम ढूंढेंगे जहाँ से मैं +1 या -1 कर सकता हूँ और वो 0 मिल जाए मुझे यूनिट डिजिट पर। जैसे 7 को मैंने 3 से गुणा किया, 3 से मल्टीप्लाई करने से मुझे 21 मिल गया। अब ये 21 ऐसा नंबर मुझे मिला है जहाँ पे मैं अगर यहाँ पे +1 -1 करूँ तो यहाँ पे मुझे 0 मिल जाएगा। यहाँ पे -1 करने से मुझे कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और 0 कितना मिल रहा है, 20 का 0 मिल रहा है मुझे। किसका 0 मिल रहा है, 20 का 0। इसमें -1 घटाएंगे तो ये 20 बन जाएगा, तो 20 में 0 बन गया। तो इसका मतलब हो गया कोई भी नंबर अगर हो ABCD, तो इसका यूनिट डिजिट जो है वो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दूंगा, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। यहाँ पे इस नंबर को क्या कर दूंगा, ABC को क्या कर दूंगा, ABC -2 इंटू D को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और जो नंबर आएगा वो उसमें 7 से डिवाइड करके देख लेंगे कि 7 से डिविजिबल है क्या नहीं है। तो वो नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो 7 से डिवाइड होगा। इसी तरह से 13 के लिए 13 में कितना मल्टीप्लाई किया जाए वो क्या हो जाए, 1 + 1 -1 करने से क्या हो जाए, मुझे 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 13 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, 39। और 39 ऐसा नंबर है जिसमें +1 करने से मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा 40 का 0। तो इसका मतलब है यहाँ पे 4 मिल गया,
इसका मतलब हो गया मैं ए बी सी माइनस 4D प्लस 4D कर दूंगा, क्योंकि +1 करने से मुझे 4D मिला है, +1 करने से 40 मिला है। मतलब यूनिट डिजिट को मैं क्या कर दूंगा, ये कोई नंबर मैंने रेंडमली माना है ए बी सी डी करके, तो डी को मैं यूनिट डिजिट मान रहा हूँ। इसमें डी में क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करूँगा, यहाँ पे ऐड करूँगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बताया था, 4 से ऐड, 4 का मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे, तो हमारा जो नंबर आएगा उसी को हम क्या करेंगे, 13 से डिविजिबल होगा। इस तरह से मैं 17 का भी देख सकता हूँ। 17 के लिए क्या होता है, 17 इंटू 3 बराबर 51। इसमें -1 करने से कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है। इसका मतलब 5 से गुणा करके और 5 से गुणा करके सब्सट्रैक्ट कर देंगे, -5D कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया, 12 से प्लस करेंगे। तो इस बात को समझ जाएंगे। बस यहाँ पे 5D कर रहा हूँ, तो ये 17 और 5 में कितना अंतर है, 12 का अंतर है। अगर 5 में माइनस कर रहा हूँ तो 12 का गुणा करने से प्लस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 का बताया। यहाँ पे भी वही था 7 में। 5 से मैंने बताया था कि 5 का गुणा करने से प्लस आ रहा है, तो 5 और 7 में कितना डिफरेंस है, 2 का, तो 2 का माइनस करना पड़ेगा। 2 से गुणा करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह से 19 के लिए तो 19 ही है, जिसमें मैं एक प्लस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 19 + 1 बराबर 20 आ जाएगा। इसका मतलब 2D प्लस करना पड़ेगा, ABC प्लस 2D। 2D को D को 2 से गुणा करके प्लस करना पड़ेगा, तो हम वो किससे डिविजिबल है नहीं है। एग्जाम्पल लेके भी समझाऊंगा इस बात को, बस एक बार नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में और उसको याद रखेंगे। उस मैं एग्जाम्पल लूँगा, उस टाइम देखना किसको कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। लेकिन इस नंबर को एक तरह से याद ही कर लेंगे, क्योंकि बार बार एग्जाम में इसको बना के कौन देखेगा बार बार। अगर कोई ऐसा नंबर एग्जाम में आ जाए अचानक कि जिससे कि मल्टीप्लिकेशन डिविजिबिलिटी रूल में हमने नहीं पढ़ा है, तो उस टाइम में हम इस तरह से बना के देख सकते हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। इसके बाद चलते हैं 23 में ऐसा नंबर है 69, तो 23 को मैं 3 से गुणा करता हूँ तो मिलता है मुझे 69 ऐसा नंबर है जिसमें मैं प्लस का 1 करूँ तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 270। इसका मतलब 7D क्या करूँगा, प्लस करूँगा इसमें 7D प्लस करूँगा तो ये डिविजिबिलिटी पता चल जाएगी। इसके बाद 29 ही ऐसा नंबर है जिसमें 29 को 1 बार करेंगे तो 29 ही आ जाएगा। 29 में मैं प्लस का 1 करूँगा 30 मिल जाएगा, तो इसका मतलब 3D कर सकता हूँ, ABC माइनस 3D प्लस के 3D करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल मिल जाएगा। 31 के लिए भी कोई कुछ नहीं करना। 31 क्या है, 31 स्वयं ही है, तो 31 में मैं क्या करूँगा, -1 करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसका मतलब ABC माइनस 3D करेंगे। इसके बाद जो भी 37 है उसके लिए भी कर सकते हैं, 37 है, 41 है, जो भी है उसके लिए बना सकते हैं रूल। मैं यहाँ पे इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ। अब एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं कि इस रूल को किस तरह से अप्लाई करते हैं। चलिए, हमने जो रूल पढ़ा है, हमने जो डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा है, से प्राइम नंबर्स का जो डिफरेंट प्राइम नंबर्स का रूल पढ़े हैं, उसको हम देख लेते हैं कि उनका एग्जाम्पल लेके कि उसको किस तरह से सोल्व करते हैं। 3983 ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल है क्या नहीं है चेक करना है मुझे। तो 7 से डिविजिबिलिटी के लिए मैंने बताया था कि 7 के लिए 2 से गुणा करके माइनस कर देंगे, 2 से गुणा करके माइनस कर देंगे, या फिर 5 से गुणा करके प्लस कर देंगे। ये 2 रूल बताया था मैंने। 2 से गुणा करके माइनस कर देंगे या 5 से गुणा करके प्लस कर देंगे बचे हुए में। तो यूनिट डिजिट को अलग कर लेंगे और इधर बच गया 398। तो मैं छोटे वाले का यूज करता हूँ हमेशा क्वेश्चन करने के लिए, आप भी छोटे वाले का यूज कीजिए। मैं तो वो इसलिए बताया था क्योंकि कुछ को नहीं पता होता, तो इसलिए प्लस का एक रूल बना दिया था मैंने प्लस करने के लिए हमेशा। अब यहाँ पे कहाँ पे प्लस करना है उन लोगों को नहीं समझ में आता, तो वो लोग याद कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं उस रूल को फॉलो करूँगा जो छोटे नंबर है उसके लिए।
तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर 6 घटा देंगे, माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा 392 आ गया। अब यहाँ पर भी मुझे इतने बड़े नंबर में भी 7 का भाग देके नहीं देखूंगा मैं, तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट को मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा बाकी बचे हुए में। 39 में अब क्या करूँगा 2 से इसको गुणा करूँगा और इसको माइनस करूँगा 35। तो 35 7 से इजीली पता चल रहा है कि ये 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल है। दूसरा नंबर मैं लेता हूँ 6237। ये 7 से डिविजिबल है क्या नहीं है, इसमें क्या करूँगा 2 से गुणा करूँगा और इसमें बाकी नंबर बचे हुए नंबर में क्या कर दूंगा घटा दूंगा। तो 2 से गुणा किया 7 दूनी 14, तो इसमें से मैं इसको क्या कर दूंगा सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, घटा दूंगा, तो ये हो जाएगा 906। तो ये 609 आ गया। इसमें फिर से मैं 2 से गुणा करके घटा दूंगा, 2 से गुणा किया 18, तो ये इसको घटा देंगे 60 में से, तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 42 और 42 इजीली पता चल रहा है ये 7 से डिविजिबल है। 7 6 है। नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ 15405। इसमें इसको देख लेते हैं ये 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 13 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैं लास्ट के डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दूंगा। लास्ट के डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दूंगा। 13 ये क्या होता है 39 होता है। 39 मतलब 40 के पास चला गया, मतलब 4 से डिविजन गुणा करके क्या करेंगे ऐड करेंगे। एक बार पिछले वाले क्लास को फिर से मैं रिमाइंड करता हूँ, एक बार पिछला जो पेज बनाया था, इस पेज में एक खास बात जरूर याद रखेंगे। जब भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 1 आ रहा है, 21 आया 1 आया, तो 1 आने के साथ में हम क्या करते हैं -1 करते हैं। इसका मतलब माइनस करना होता है। जब भी 1 आता है उस टाइम माइनस करते हैं, किसका 20 का माइनस करेंगे। जब भी 3 है 9 है तो उस टाइम में प्लस करते हैं 1, इसलिए हम नेक्स्ट जो आएगा वो 4 को प्लस करेंगे, 4D को क्या करेंगे प्लस करेंगे। यहाँ पे 1 जिस केस में 1 आया है, इसमें 1 आया है, इसमें 1 आया है, इसमें 1 आया है, उस केस में देखिए माइनस किया हुआ है। और जब भी 9 आता है उस केस में हम प्लस करते हैं। इस बात को भी आप खास तौर पे याद रखिएगा हमेशा। तो यहाँ पर 13 से डिविजिबल चेक करने के लिए 13 3 39 होता है, मतलब 40 के पास चला गया और 9 आता है 13 39 में, इसलिए मैं इसमें क्या कर दूंगा 9 के लिए मैं यहाँ पे 4 का गुणा करके ऐड करूंगा। 4 से गुणा किया इसको 4 पंचे 20 और इसको क्या कर दूंगा जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा 60। अब यहाँ पे 0 है, 0 में कितने से भी गुणा करो 0 ही आएगा और उसको ऐड करोगे तो 0 आएगा। तो 0 को जब 4 से गुणा किया 0 आ जाएगा और 0 को ऐड किया तो 56 रहेगा 156। अब इसमें फिर 4 से गुणा करेंगे, 4 से 24, तो ये आ जाएगा 24, तो 24 को ऐड कर देंगे इस 2 नंबर में, तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 3। अब इसमें 13 का इजीली डिवाइड करके देख लेंगे, तो ये 13 से डिवाइड है, इसलिए ये नंबर भी 13 से डिविजिबल है। इस तरह से हम 13 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। चलिए कुछ उदाहरण और देख लेते हैं डिविजिबिलिटी के लिए। 13 का हमने देख लिया, अब 17 के लिए। 17 के लिए एक नंबर ले लेता हूँ मैं 9656। 17 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने बताया था कि 12 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 12 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। अगर मैं इसको माइनस करना चाहता हूँ, कोई गुणा करके माइनस करें, तो वो रहेगा 5 गुणा करके क्या करेंगे माइनस करेंगे। ये माइनस के लिए और ये प्लस के लिए। तो अब मैं हमेशा छोटे नंबर से करता हूँ, इसलिए छोटे नंबर को यूज कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करके घटा दूंगा बचे हुए नंबर में से। 965 ये बचा हुआ नंबर है, इसमें क्या करूँगा 5 से मल्टीप्लाई करूँगा यूनिट डिजिट को, 30 आ जाएगा और 30 को इसमें से घटा दूंगा। ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 9, तो 935। अब ये नंबर में भी मैं 17 का भाग देके नहीं देखूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, इसमें 17 का भाग देने से मुझे जल्दी ईजी नहीं होगा। मैं क्या करूँगा इसको फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर सब्सट्रैक्ट कर दूंगा बचे हुए नंबर को।
93 में से 93 में आप सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना 25। अब ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 13 में से 8 और ये 8 में से वो 2 गया 6, ये 68 आ गया। और अब हम जानते हैं कि ये 68 जो है वो 17 से क्या होता है, भाज्य होता है। आगे के लिए आगे मैं देखता हूँ 19 के लिए करते हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ 19 के लिए। 4 1 4 3 2 6, ये एक एग्जांपल लिया। इसमें 19 के लिए मैंने बताया था कि 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इस बचे हुए नंबर में ऐड कर देंगे 1 4 3 2, इसमें ऐड कर देंगे कितना 6 दूनी 12, 12 को ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये 4 1। अब इसमें फिर से 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा 1 4 4 में, ये बचे हुए नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, इसको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 5 1। और फिर इसमें ये 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 15 में, इसमें 2 से मल्टीप्लाई के 4 को ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 19। और 19 जो है 19 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये नंबर जो है 19 से क्या होगा, भाज्य होगा। 23 के लिए 23 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 3 9 7 1, ये एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इसको चेक करते हैं कि ये 23 से भाज्य है या नहीं है। 23 के लिए मैंने रूल बताया था कि 7 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 7 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 7 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 है, बाकी नंबर ले लेंगे 3 3 9 7, इसमें क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। 7 से मल्टीप्लाई करें 7, ये जाएगा 14, ये जाएगा 0, ये जाएगा 4 3। अब इसमें फिर से ये 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगा 28, ये 28 आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। इसमें फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 56 हो जाएगा, 36 और 56 है 38 56 होता है, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 9 92। अभी भी मैं ये बड़ा लग रहा है तो इसमें क्या करूँगा, 7 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, यूनिट डिजिट को, और ऐड कर दूंगा 9 में। इस बार 9 में ऐड करना है तो 7 से 7 दूनी 14, 14 में ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 23। 23 से डिविजिबल होता है, 23 से भाज्य होता है, इसलिए ये नंबर भी क्या होगा, भाज्य होगा। इसी तरह से आप बाकी एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं। मैं फिलहाल इतना ही बता रहा हूँ और बाकी एग्जाम्पल लेकर आप चेक करेंगे। किसी में भी आपको डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। रिमाइंडर थ्योरम शेषफल और में रिमाइंडर थ्योरम को पहले मैंने एक रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पहले भी मैं बात कर चुका हूँ और सभी संख्याओं में मैं बता चुका हूँ कि दो से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, उसको किस तरह से देखेंगे। 3 का भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, उसको इजी वे में किस तरह से देखेंगे। इस तरह से 13 तक के लिए मैंने बताया कि किसका भाग देने पर कितना शेषफल आता है। यहाँ पर भी वही उसी बात को रिपीट नहीं करूँगा मैं, लेकिन बेसिक रूल और कुछ और रूल भी है उसको मैं समझाते हुए चलता हूँ। पहले मैं एक एग्जांपल लेकर और समझा देता हूँ कि आपको मैंने एक नंबर लाइन से समझाया था। जब हम 11 का डिविजिबिलिटी करके एक उदाहरण बताया था कि उसमें 11 का डिविजिबिलिटी करते हैं तो नेगेटिव रिमाइंडर किस तरह से आता है। यहाँ पे मैं एक 5 का उदाहरण लेता हूँ, 0 5 का मल्टीपल लेता हूँ, 5 10, ये आ जाएगा 15। यहाँ पे मान लो कोई नंबर 12 है और 12 में मुझे 5 का डिवाइड करना है, 5 से भाग देना है। 5 से अगर भाग दूंगा तो यहाँ पे भाग जाएगा 2 बार। मैं एक छोटे संख्या का भाग दे रहा हूँ, इसमें आ जाएगा और 10 2 10, ये आ जाएगा माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो ये प्लस के 2 बचेगा हमारे पास। तो इसका मतलब हुआ कि ये 10 जहाँ से मैंने भाग दिया है उससे क्या है, ये 2 आगे है। और अगर 5 का मैं एक ज़्यादा बार बड़े नंबर का भाग दूं, इसमें 12 से बड़े नंबर का भाग दूं तो ये आ जाएगा 3 बार जाएगा और ये 15 आ जाएगा। और इसमें जब माइनस करेंगे इसको तो ये आ जाएगा -3। इसका मतलब है कि मैंने इस भाग जो दिया है 3 बार, वहाँ से जो है ये नंबर क्या है, 3 पीछे है। मतलब माइनस का मतलब हुआ कि वो 3 पीछे है।
अगर किसी नंबर में माइनस का शेषफल पता हो तो प्लस का शेषफल हम निकाल सकते हैं। उसको हम क्या करेंगे, इस दोनों के बीच में हमारा जो भाजक जो है, ये भाजक बोलते हैं इसको, भाजक जो है, डिवाइजर जो है, उससे उससे उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मान लो कि मुझे कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, मान लो कि 5 से मैंने डिवाइड किया और मेरा शेषफल जो है -1 है। इसका मतलब है कि जो 5 जो डिवाइजर 5 से भाग दिया जा रहा है, तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा और प्लस का शेषफल जो आएगा वो 4 आएगा। इस तरह से आप प्लस का माइनस का शेषफल में कन्वर्ट कर सकते हैं जब भी किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। एक बार मैंने बताया था 11 से डिविजिबिलिटी के लिए, एक रिमाइंडर थ्योरम से मैंने 11 से डिविजिबिलिटी करने के लिए बताया था कि 2 का पेयर बना लेंगे। उस केस में इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा कि आप किसी भी माइनस रिमाइंडर को प्लस रिमाइंडर और प्लस रिमाइंडर को माइनस रिमाइंडर से किस तरह से कन्वर्ट करके देख सकते हैं। चलिए आगे रिमाइंडर थ्योरम में कुछ रूल्स हैं वो देख लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का जो रूल है कि अगर 2 नंबर ऐड किया जाए, ए और बी, ये 2 नंबर एडिशन में हैं और इन दोनों में एक साथ मैं भाग दे रहा हूँ किसी नंबर सी का, तो जब इस नंबर का सी का ए में भाग दिया जाता है तो M1 रिमाइंडर आता है और बी में भाग दिया जाता है तो M2 रिमाइंडर आता है। तो फाइनल जो अगर दोनों को ऐड करके एक साथ भाग दिया जाए तो फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा, वो आएगा M1 प्लस M2। और दूसरा रूल है, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में हो, अगर दोनों मल्टीप्लाई में है और C का जब भाग दिया जाए तो C का भाग देने A में भाग दिया जाए तो R1 रिमाइंडर आता है और B में भाग दिया जाए तो R2 रिमाइंडर आ रहा है। तो इस केस में दोनों का फाइनल रिमाइंडर जो आएगा वो R1 इंटू R2 आएगा। इस केस में हम ध्यान रखेंगे थोड़ी सी बातों का। अगर ये रिमाइंडर C से बड़ा आ जाए, अगर ये रिमाइंडर जो है इन दोनों का गुना जो है C से बड़ा हो और यहाँ पे जो एडिशन किए हैं ये दोनों एडिशन जो है C से बड़ा हो, दोनों केस के लिए है, मैं दोनों केस के लिए बता रहा हूँ। C से अगर ये दोनों बड़ा आ जाए तो उस केस में हम इसमें फिर से C का भाग दे देंगे। उस केस में हम क्या कर देंगे, इसमें फिर C का भाग देके हम रिमाइंडर फाइंड कर देंगे बड़े होने की स्थिति में। अगर बड़ा नहीं है तो वो फाइनल रिमाइंडर वही रहेगा जो रिमाइंडर आता है। यहाँ पे मान लो कि R1 0 है, R1 बराबर 0 है, R1 0 है, इसका मतलब A जो है वो C से भाज्य है, C से पूर्णतः विभक्त है, और B जो है पूर्णतः विभक्त नहीं है। लेकिन इन दोनों का गुणनफल जो आएगा वो C से पूर्णतः विभक्त आएगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई जब वो R1 R2 करेंगे तो यहाँ R1 0 होगा, तो R1 0 से मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई 0 के साथ होता है तो वो 0 आ जाता है। इसलिए अगर एक नंबर भी अगर C से भाज्य है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा, मतलब वो भाज्य ही होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। एक उदाहरण लेके मैं समझा देता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक 7 ले लिया प्लस 9 ले लिया, इन दोनों में मैं 5 से डिवाइड करता हूँ। 5 से डिवाइड करता हूँ तो 7 में 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये इसमें 2 रिमाइंडर आता है, और 9 में जब 5 से डिवाइड करता हूँ इसमें कितने रिमाइंडर आता है, 4। दोनों का अलग अलग रिमाइंडर है। लेकिन मैं जब इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो ये दोनों हो जाता है 16, और 16 में जब 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाता है 1 रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ जाता है, 1 यहाँ पे रिमाइंडर है, रिमाइंडर है, शेषफल है। अब यहाँ पे मैं नहीं चाहता हूँ कि इन दोनों को जोड़ूं फिर उसमें भाग देके देखूं रिमाइंडर कितना आता है, तो मैं डायरेक्ट जो रिमाइंडर आया हुआ इन्हीं को जोड़ देता हूँ। तो इनको जोड़ने से कितना आया, 6।
6 आया। 6 जो है 5 से बड़ा है, इसलिए हम इसमें 5 से फिर डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। और ये रिमाइंडर दोनों के हैं सेम है। अब इसमें अगर ये दोनों गुणा में होते हैं, 7 9 और 7 ये दोनों आपस में अगर गुणा में होते तब 5 से डिवाइड करता हूँ तो मैं क्या आता है 5 से इसमें भाग दिया तो इसमें आता 2 और इसमें भाग देने पर 4। और इन दोनों का रिमाइंडर जो है अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो कितना आता है 63। 63 में अगर 5 से डिवाइड करूँ तो इसमें रिमाइंडर आएगा 3। तो अगर मैं इसको गुणा नहीं करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट सिंपली क्या करूँगा, इन दोनों का रिमाइंडर ही गुणा कर दूंगा और रिमाइंडर पता लगा लूँगा। तो इन दोनों के रिमाइंडर को गुणा कर देते हैं, 8 आ जाएगा। 8 बड़ा है 5 से तो इसमें फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। ये रिमाइंडर आ जाएगा फाइनल रिमाइंडर। और ये रिमाइंडर आपस में सेम है, इसलिए इस तरह से रूल हम लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ यूज़फुल नंबर्स मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ यूज़फुल नंबर्स हैं जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं और हमेशा वो एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए उन नंबर को हम ध्यान में रखेंगे कि वो क्या उससे हमेशा क्वेश्चन आएगा। यूज़फुल नंबर्स उपयोगी नंबर्स हैं, कुछ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। फर्स्ट नंबर है जो वह है 1001। ये नंबर जो है 1001 ये 7 से 11 से और 13 से क्या है डिविजिबल है। 13 से क्या है डिविजिबल है। हमेशा याद रखेंगे कि A1001 जो है 7, 11 और 13 से क्या होता है भाज्य होता है। इस नंबर को याद रखेंगे। ये इसका फैक्टराइजेशन आप करके देख सकते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन क्या आता है। चलो मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ फैक्टराइजेशन। मैं यहाँ पे इसका गुणनखंड कर दिया हूँ 1001 का। तो यहाँ पे 7 से डिवाइड किया 143 और 11 से डिवाइड किया 13 और 13 से डिवाइड किया 1। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 ये नंबर जो है 1001 ये 7 इंटू 11 इंटू 13 होता है। इसका मतलब 7 से 11 से और 13 से क्या होता है भाज्य होता है। जब भी अगर इस नंबर में मैं किसी भी 3 अंक के डिजिट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये मैं ले लेता हूँ A1001, इसमें कोई भी ABC कोई भी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं या सेम 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है इसमें, तो इसका एक फॉर्मेट आएगा ABC करके और ABC करके। किसी भी 3 नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते 3 अंकों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए इस नंबर में 1001 में तो आएगा ABC इस तरह से आएगा। 6 डिजिट नंबर आएगा और ABC करके आएगा। जब भी ABC करके अगर 6 डिजिट आपको दिया हुआ हो एग्जाम में तो आप समझ लीजिए कि वो 7 और 11 और 13 से डिविजिबल है। अगर 1001 को तीनों सेम डिजिट हो, तीनों में तीनों में ए हो तो इससे अगर डिवाइड कर मल्टीप्लाई किया जाए, इससे अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा ए। अगर 6 डिजिट ऐसे हों, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि 6 डिजिट सेम होते हैं, उसका मतलब ये है कि वो 7, 11 और 13 से भाज्य है। इसका मतलब ये सिंपल सा, इसलिए हम इसको याद रख लेते हैं। और 2 वहाँ पे डायरेक्ट दिमाग में नहीं आता हम लोग, इसलिए इसको समझ लेते हैं पहले ही कि क्या चीज़ है ये। वहाँ पे एग्ज़ाम में सोचने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 37 इंटू 3 इसका मल्टीप्लाई जो होता है 111। इसका मतलब 111 जो है वो 3 और 7 37 से क्या है डिविजिबल है। 111 जो है ये दूसरा नंबर है जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इस
का मतलब है ये 3 एंड 37 से क्या है, डिविजिबल है, डिविजिबल है। इसका फैक्टराइज मैंने पहले ही कर दिया है, 37 इंटू 3 इसका होता है। अगर इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, मान लो कि मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 1 को मल्टीप्लाई कर दिया ए से, तो ये आ जाएगा ए। हमेशा याद रखना, अगर ऐसा नंबर दिया हो 3 डिजिट का जिसमें तीनों अंक क्या हो, समान हो, तो उस केस में वो नंबर जो है हमेशा 3 और 37 से डिविजिबल होगा, क्योंकि वो 1 से गुणा होता है तभी तीनों अंक समान आता है। इसमें भी तीनों अंक समान है, ये भी 3 और 37 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये भी नंबर भी 3 और 37 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, भाज्य होगा। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखने जा रहे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला को लगाने से कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, इसलिए हमको इसको एक बार देख ही लेते हैं, इसको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। सारा फॉर्मूला यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लेंगे और साथ ही इसको याद भी कर लेंगे और समझ लेंगे। मैं यहाँ पे सारा फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया हूँ। वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस 3ab होल ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है 2ab। आगे कुछ फॉर्मूला और है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।